गुमान ना कर अपने दिमाग पर ऐ दोस्त, जितना तेरे पास है उतना तो मेरा खराब रहता है। हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट अवर कॉन्सेप्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटीग्रेटेड सेशन ऑफ एनाटॉमी, माई सेल्फ डॉक्टर श्रीकांत वर्मा। चलिए, इस सेशन में हम अपने ब्रेन के बारे में बात करते हैं, दिमाग के बारे में बात करते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फेयर के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट इंट्रो? Yes, we are going to see the borders and surfaces of the brain. Agree, sir? We are going to see the sulci and the gyri of the brain. Basic concept. Then we will see the functional area of the brain. काटो और देखो, ये है एनाटॉमी। हम एनाटॉमी की बात करेंगे, फंक्शन वाला पार्ट आप फिजियोलॉजी में देखेंगे। और जब इस एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में गड़बड़ी होगी तो जो क्लिनिकल सिम्टम आते हैं मेडिसिन, वो हम मेडिसिन वाले पार्ट में देखेंगे। ओके सर, सो वी आर गोइंग टू डू दिस ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन। तो हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से सल्काई गायराई होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं, सपोज दिस इज अवर राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर। यस सर, दिस इज राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर, here is left cerebral hemisphere. We all are aware the two cerebral hemispheres are joined together with the help of the band of white matter known as corpus callosum. Agree sir? अब यहां पर ऑब्जर्व कीजिए, each cerebral hemisphere is having the superior border, also you can say supromedial border. Yes sir, superior and medial border. Here you can see the inferior medial, infromedial border, और इसे हम कहेंगे yes infrolateral या फिर सिंपली द lateral border. एग्री सर? तो तीन बॉर्डर आपको हर सेरेब्रल हेमिस्फीयर में नजर आते हैं। यू विल सी द 1, 2 एंड द 3 सरफेसेस। कौन कौन से तीन सरफेस आपको नजर आ रहे हैं सर? Here is our suprolateral surface. This is our inferior surface of the brain, and this entire portion is showing the medial surface of the brain. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे, लेकिन एक चीज हर बच्चे को याद होना चाहिए, बच्चे को याद हो जाना चाहिए, क्योंकि याद रखिए इसी से आपका मेडिसिन बनेगा और कई सारे क्लिनिकल सिम्टम बनेंगे। द मेन ब्लड सप्लाई ऑफ द सुप्रोलैटरल सेरेब्रल एरिया इज द मक्का, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। द मेन ब्लड सप्लाई ऑफ द इंफीरियर सरफेस ऑफ द ब्रेन इज आवर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एंड द मेन आर्टरी ऑफ दिस मीडियल सरफेस ऑफ द ब्रेन इज आवर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। नाउ वी आर लुकिंग ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेन। जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो पाएंगे कि ब्रेन के सरफेस पर कुछ गड्ढे नजर आते हैं और उन गड्ढों के बीच में एलिवेशन नजर आते हैं। रिमेंबर दिस बेसिक कॉन्सेप्ट कि ये जो गड्ढे हैं इनको हम कहते हैं सल्काई, एंड द एलिवेशन इन बिटवीन द टू सल्काई दैट इज नोन एज गायराई। ओके सर, दैट इज अवर गायराई, और you can say gyrus also. What are different important sulci and the gyri in the brain? We are going to observe. Yes, suprolateral surface में आपको नजर आता है central sulcus which is running towards the lateral side sulcus. Sir, this is our lateral sulcus. Okay sir. Yes, इस सेंट्रल सल्कस के आगे जो भी हमारे ब्रेन का पार्ट है इसे हम कहते हैं फ्रंटल लोब। करेक्ट सर? और यहां पर आपको एक सल्कस नजर आ रहा है जो कि पैराइटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब के बीच है, इसलिए इसको कहते हैं पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। यहां से एक इमेजिनरी लाइन हम ज्वाइन कर रहे हैं अपने प्री ऑक्सीपिटल नॉच के साथ, और फिर दूसरा इमेजिनरी लाइन इस लैटरल सल्कस से हम पहले वाले सल्कस को जोड़ते हुए करते हैं। सो यू कैन सी above this our lateral sulcus and in between this our imaginary lines, this particular part is parietal lobe, and near the temporal bone part you will see this portion is our, yes you can say the टेम्पोरल लोब। और पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस के पीछे जो पार्ट हमारे ऑक्सीपिटल बोन के साथ मिलता है दिस इज सिंपली अवर ऑक्सीपिटल लोब। ओके सर, तो हमने अलग अलग इंपॉर्टेंट सल्कस और लोब्स देखे। सबसे पहले हम फ्रंटल लोब की बात करते हैं। फ्रंटल लोब में सेंट्रल सल्कस के आगे जो गड्ढा है इसको प्री सेंट्रल सल्कस कहेंगे। तो ये जो पार्ट है एलिवेशन, दिस इज द प्री सेंट्रल गायरस। इसी तरीके से आप फ्रंटल लोब में सुपीरियर फ्रंटल एंड मिडिल फ्रंटल सल्कस देख रहे हैं, जो हमारे फ्रंटल लोब को सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडिल फ्रंटल गायरस और इंफीरियर फ्रंटल गायरस में डिवाइड करेंगे। गेटिंग द पॉइंट? आगे अब हम समझते हैं कि इसमें
हमारे लेटरल सल्कस के नीचे जो टेम्पोरल लोब है, इसमें सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस नजर आ रहा है, जो कि हमारे टेम्पोरल लोब को सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, मिडिल टेम्पोरल गायरस और इंफीरियर टेम्पोरल गायरस में डिवाइड करेगा। एग्री सर। अब इसी तरीके से हमारे टेम्पोरल लोब में इंट्रापैराइटल सल्कस नजर आएगा, जिसके ऊपर सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल और इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल नजर आता है। इसी तरीके से ऑक्सीपिटल लोब में कैल्कराइन सल्कस और इसके चारों ओर आपको ल्यूनेट सल्कस नजर आता है। एग्री। तो हमने जो इंपॉर्टेंट सल्काई गायराई थे वो देखे, ये एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन इसके बेसिस में आपके कई सारे क्लिनिकल क्वेश्चंस, हैरिसन की टेक्स्ट बुक, ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं फंक्शनल एरिया ऑफ द ब्रेन, दीज आर ऑल्सो नोन एज ब्रॉडमैन एरियाज। यस, इसको हम अपने फिजियो और मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट करेंगे। सो कैच दिस पॉइंट। सर, देयर वॉज द वन पर्सन, एक आदमी आया, ओके, वो दिखने में बड़ा चौड़ा था, इसलिए उसकी मम्मी ने उसका नाम रख दिया ब्रॉड मैन। ऐसा नहीं है, ओके। उस आदमी का नाम, अंग्रेजों के नाम बड़े अजीब अजीब होते हैं, उसका नाम ही था ब्रॉड मैन। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। यस, उसने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि सपोज ये ब्रेन है, तो ब्रेन में सेंट्रल सल्कस के आगे जब उसने स्टिमुलेशन दिया तो उसने पाया कि वो जो एनिमल है या जो ह्यूमन बॉडी है वो मूवमेंट करने लग गई। तो उसने कहा कि ये मोटर एरिया है। जब उसने इसके पीछे स्टिमुलेशन दिया तो उसने देखा कि एनिमल या जो ह्यूमन बॉडी थी वो इस तरीके से सेंसेशन, इस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही थी जैसे उसके बॉडी में कहीं पर पिन चुभा दिया। तो उसने कहा हो ना हो सेंट्रल सर्कस के पीछे वाला जो एरिया है वो हमारा, यस यू कैन रिमेंबर, दिस इज अवर सेंसरी एरिया। ओके, इसी तरीके से जब उसने ऑक्सीपिटल लोब में स्टिमुलेशन दिया तो उसने पाया कि एनिमल जो था वो अपना आंख बंद कर ले रहा था, जैसे कि उसके विजुअल स्टिमुलेशन, उसको विजुअल स्टिमुलेशन दिया गया। तो इस तरीके से उसने एक्सपेरिमेंट किया और ब्रेन के अलग अलग पार्ट में अलग अलग फंक्शन को बताया। इसीलिए इसको हम फंक्शनल एरिया ऑफ ब्रेन कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। सर, सपोज दिस इज अवर फ्रंटल लोब। एग्री सर। और यहां पर हमको ऑक्सीपिटल लोब और साथ में टेम्पोरल लोब नजर आ रहा है। फाइन। नाउ लुक हियर, इन बिटवीन द फ्रंटल पोन एंड द ऑक्सीपिटल पोन, यस, जस्ट एट द सेंटर एंड 5 सेंटीमीटर बिहाइंड, यहां से सेंट्रल सर्कस स्टार्ट होता है जो कि हमारे लैटरल सर्कस की तरफ जाता है। एग्री सर। यहां पर हमको पैराइटो ऑक्सीपिटल सर्कस मिलता है, जिससे इमेजिनरी लाइन हमको प्री ऑक्सीपिटल नॉच से जोड़नी है और इस लेटरल सर्कस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना है। करेक्ट सर। तो अब हम देखते हैं कि इस सेंट्रल सर्कस के आगे प्री सेंट्रल सर्कस, यस, और इसके आगे सुपीरियर एंड इंफीरियर फ्रंटल सर्कस, जो कि इसको अलग अलग गायरस में डिवाइड कर रहे हैं। सो रिमेंबर, दिस इज अवर एरिया विच वॉज स्टडीड बाय द ब्रॉडमैन ऑन द सीक्वेंस ऑफ द 4। तो इसका नाम है, यस, दिस इज द एरिया नंबर 4, जो हमारे बॉडी की मोटर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको हम मोटर एरिया कहते हैं। यहां से पिरामिडल ट्रैक्ट का ओरिजिन होता है। तो आपने यहां पर देखा स्ट्रक्चर, यस, जो काटा और देखा वो एनाटॉमी, एरिया नंबर 4, दिस इज द मोटर एरिया, लेकिन उसका फंक्शन जो है ये फिजियोलॉजी है। अब मेडिसिन में आप पढ़ेंगे कि जब इसमें डैमेज हो जाता है तो कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया, यस, एमसीक्यू, तो ये आपका मेडिसिन हो गया है। ओके, तो जब इसमें डैमेज होगा तो आप देखेंगे कि पिरामिडल ट्रैक्ट यहीं से स्टार्ट होता है, वो मिड लाइन को क्रॉस करता है, पिरामिडल डिकसेशन बनाता है और ऑपोजिट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है। राइट साइड से फाइबर निकले, पिरामिडल डिकसेशन किए और फिर वो लेफ्ट साइड को सप्लाई किए। तो अगर मान लो इसमें डैमेज हुआ तो ऑपोजिट साइड का लॉस ऑफ मोटर एक्टिविटी होता है। लॉस ऑफ मोटर एक्टिविटी इज नोन एज द पैरालाइसिस। गेटिंग द पॉइंट? तो इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं? पैरालाइसिस या फिर हेमीप्लेजिया। ओके सर। अब उसने स्टडी किया कि इसके आगे जो एरिया है उसको 6वें नंबर पर स्टडी किया, तो इसको कहा कि सर ये मोटर एरिया के आगे है, इसलिए इसको हम प्री मोटर एरिया कह देते हैं। यहां से एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट निकलते हैं, तो ये एनाटॉमी हो गई, ये फिजियोलॉजी हो गई, और जब इसमें डैमेज होगा तो ये मेडिसिन हो जाएगा। इट विल रिजल्ट इन द पार्किंसन लाइक सिम्टम्स लाइक द अवर, yes, you can say hypokinesia, rigidity and tremor. This is the extra pyramidal symptoms.
एग्री सर। अब समझने की कोशिश कीजिए, यहां पर सुपीरियर फ्रंटल, मिडिल फ्रंटल एंड इंफीरियर फ्रंटल गायरस, 3 गायरस आर देयर। ऑप्थेल्मोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करते हैं कि मिडिल फ्रंटल गायरस का जो पोस्टीरियर साइड है ये एरिया नंबर 8 कहलाता है, और इसमें हम 2 आंखें शो कर देते हैं। यस, इससे हमको याद हो जाएगा सर, दिस इज नथिंग, दिस इज एरिया नंबर 8 विच इज नोन एज यस फ्रंटल आई फील्ड एरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्जुगेटेड सैकेडिक मूवमेंट। मेडिसिन वार्ड में आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, यू विल आस्क द पेशेंट टू लुक एट द टिप ऑफ द पेन, और फिर पेन को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में इस तरीके से मूव करेंगे, गेटिंग द पॉइंट। तो आप उस पेशेंट को बोलेंगे यस सर, यू आर लुकिंग एट द टिप ऑफ द पेन एंड इट इज मूविंग फ्रॉम वन साइड टू द बोथ साइड अनदर साइड, सो द बोथ आईज they are following the same direction from one corner to the opposite corner. This is the conjugated saccadic movement. ओके ऐसा कभी नहीं होता कि आज मुझको जल्दी पढ़ना है लेफ्ट आई तो लेफ्ट टू राइट पढ़, राइट आई टू राइट टू लेफ्ट पढ़, ऐसा नहीं होगा। दोनों आंखें एक डायरेक्शन में रन करती है। दिस इज द आवर हॉरिजॉन्टल गेज, conjugated saccadic movement. Do you remember the upward gauge, downward gauge, it was controlled by the superior colliculus, लेकिन हॉरिजॉन्टल गेज कौन कंट्रोल करता है? एरिया नंबर 8। दिस इज ऑप्थेल्मोलॉजी इंटीग्रेशन। अगर मान लो इसमें डैमेज हो जाए तो लॉस ऑफ कॉन्जुगेटेड सैकेडिक मूवमेंट, आई एम राइटिंग कॉन्जुगेटेड सैकेडिक मूवमेंट CSM, ऑप्थेल्मोलॉजी इंटीग्रेशन। आगे हम देखते हैं कि ये जो हमारा प्री फ्रंटल लोब है तो यहां पर आपका एरिया नंबर 9, 10, 11, 12 होता है। अगर हम तपस्या कर रहे हैं, गॉड आ गए और गॉड बोलते हैं कि मांगो क्या मांगते हो, तो आपको इस एरिया नंबर 9, 10, 11, 12 को मांगना है। क्यों? क्योंकि ये है हमारा प्री फ्रंटल लोब। क्या काम करता है? फिजियोलॉजी की बात करते हैं सर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ द बिहेवियर, जजमेंट, डिसीजन पावर, आर्ट, स्किल। आपकी जो भी खूबियां हैं, आपकी जो भी बुराइयां हैं, वो इस एरिया के कारण डिपेंड करती है। जो भी स्किल है, जो भी सीखने की पावर है, दैट ऑल आर हियर। यस, बिहेवियर, पर्सनालिटी, जजमेंट, गुड डिसीजन, बैड डिसीजन, दिस ऑल स्किल्स आर फ्रॉम द प्रीफ्रंटल लोब। ओके, तो मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट करते, अगर इसमें डैमेज हो जाए तो बिहेवियर, जजमेंट, पर्सनालिटी, गुड डिसीजन, बैड डिसीजन, दिस ऑल आर गेटिंग लॉस। यस, दिस सिचुएशन इज नोन एज प्रीफ्रंटल लोब सिंड्रोम। तो बेटा आपका मेडिसिन में क्वेश्चन आया हुआ था कि एक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, वहां पर एक्सीडेंट हो गया और एक रॉड लेबर के दोनों आईब्रो के बीच से होती हुई यहां से निकल गई। ओके, और वो आपके पास आया, डॉक्टर साहब देखो मेरे साथ क्या हो गया है। यस, ही इज कॉन्शियस, एवरीथिंग इज ओके, व्हाट विल हैपन टू द पेशेंट फर्दर? तो उसमें ऑप्शन थे डेथ, कोमा, सिनकपी, वेजिटेटिव स्टेट। आपका आंसर था उस मेडिसिन के क्वेश्चन में यस, दिस इज द केस ऑफ द प्रीफ्रंटल लोब सिंड्रोम। वो वेजिटेटिव सिचुएशन में चला जाएगा। ये कुछ और नहीं है, ये है हमारा जिंदा लाश का सिचुएशन। यस, प्रीफ्रंटल लोब सिंड्रोम, यू ऑल आर अवेयर रिगार्डिंग दिस सीन। आनंद भाई, डू यू रिमेंबर? यस, मुन्ना भाई MBBS, आनंद भाई, इस बेड को अपना ही घर समझने का, चना खाने का, टेंशन नहीं लेने का। डू यू रिमेंबर? यस, प्रीफ्रंटल लोब सिंड्रोम। जब टॉर्च से लाइट डालते थे तो प्यूपिल जो थी वो मियोसिस शो करती थी, विसरल एक्टिविटी थी, लेकिन पर्सन कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, वेजिटेटिव स्टेट। आप याद रख सकते हैं जिंदा लाश, आप याद रख सकते हैं गुजारिश मूवी, ऋतिक रोशन की मूवी। दिस इज द प्री फ्रंटल लोब सिंड्रोम। इसलिए हम कहते हैं कि हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, ये सारी चीजें हमारी एनाटॉमी से आती है। ओके, चलो फिर हम और आगे की चीजों को इंटरेस्टिंग बनाते हुए देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका बार बार आया है, दिस इज द इंफीरियर फ्रंटल गायरस। यहां पर आप देखेंगे कि लैटरल सल्कस जो नजर आ रहा है सर, दिस इज द लैटरल सल्कस। इसका एंटीरियर रेमाई है, इसका एसेंडिंग रेमाई है, इसका पोस्टीरियर रेमाई है। तो ये इंफीरियर फ्रंटल गायरस को, यस, दिस एंटायर पोर्शन इज अवर इंफीरियर फ्रंटल गायरस। इस पोर्शन को ये 3 गायरस में डिवाइड कर रहा है, 1, 2, 3। एग्री सर? सो व्हाट यू विल सी सर, हियर आर द डिफरेंट सिचुएशंस, गेटिंग द पॉइंट। तो यहां पर आप देखते हैं दिस इज अवर एरिया नंबर 44 एंड एरिया नंबर 45। इसको ब्रोका नाम का आदमी आया और उसने डिटेल में स्टडी किया, इसलिए इसको ब्रोकाज एरिया हम कहते हैं, गेटिंग द पॉइंट। तो ये जो ब्रोकाज एरिया है इसका क्या काम है? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, दिस ब्रोकाज एरिया इज कंट्रोलिंग द मोटर स्पीच एक्टिविटी। यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट। नीट PG 2018 में ये पूछा गया है, FMG एग्जाम्स में कितने बार पूछा गया है, मेडिसिन सर्जरी में कितने बार आपको काम आएगा। अगर मान लो इसमें डैमेज हो गया तो आदमी को मोटर एफेजिया हो जाएगा,
ओके सर, देयर इज अवर मोटर एफेजिया। तो स्पीच और एफेजिया फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू मस्ट लर्न। साथ ही ये ईएनटी और मेडिसिन में आएगा, तो स्पीच टॉपिक एक आपका हाई यील्डिंग टॉपिक हो जाता है। ओके, नाउ लुक हियर, वी आर गोइंग टू टॉक रिगार्डिंग अवर टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब की बात करते हैं तो इसमें आपको नजर आता है सर, देयर इज अवर सुपीरियर temporal sulcus and inferior temporal sulcus. Now catch this point, just below the central sulcus, yes, in the our superior temporal gyrus there is the one functional area of the brain, करेक्ट सर। और इसके चारों ओर आपको एक और फंक्शनल एरिया मिलेगा। यस सर, चलिए इसको हम लर्न करते हैं। सर, दिस रेडिश कलर एरिया इज शोइंग द एरिया नंबर 41 एंड 42। इसको हम प्राइमरी ऑडिटरी एरिया कहते हैं। एंड हियर इज अवर यस एरिया नंबर 22, जिसको हम सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया कहते हैं। ये क्या चीजें हैं समझने की कोशिश कीजिए। प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, इसका क्या काम है सर? इसका काम है हियरिंग, ये सुनने का काम करता है। तो सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया क्या करता है? यस, जब भी हम कोई चीज सुनते हैं तो वो ई कोलाइमा पाथवे से आता है। डू यू रिमेंबर? दिस इज अवर ब्यूटीफुल ईएनटी एंड फिजियोलॉजी इंटीग्रेशन, दिस इज अवर ऑडिटरी पाथवे। तो आप वहां पर लर्न करेंगे कि जैसे ही कोई आवाज आई तो एट्थ क्रेनियल नर्व एक्टिवेट हुआ, यस सर, फिर वो हमारे कॉक्लियर न्यूक्लियस में गया, ओके सर, फिर वो ऑलिवरी न्यूक्लियस में गया, ऑलिवरी न्यूक्लियस से लैटरल हमारे लैटरल लैम्निस्कस में गया, फिर वहां से हमारे यस इंफीरियर ब्रेकियम में गया, इंफीरियर कॉलिकुलस में गया, वहां से मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में गया। मीडियल जेनिकुलेट बॉडी इज इंपॉर्टेंट। ये किसका पार्ट है सर? दिस इज द पार्ट ऑफ अवर, यस रिमेंबर, इट इज अ पार्ट ऑफ अवर हियरिंग पाथवे। और अल्टीमेटली ऑडिटरी में एरिया में आया। ऑडिटरी एरिया कोई और नहीं है, यही 41 42 है। ईएनटी का कंप्लीट चैप्टर हमने एक ई कोलाइमा न्यूमोनिक में कंसाइज किया। अब उसके बाद इंपल्स जो है वो जंप करती है, कहां आती है? एरिया नंबर 22 में। तो एरिया नंबर 41 42 सुनने का काम करती है, लेकिन उस सुनी हुई चीज को समझने का काम कौन करता है? सेकेंडरी ऑडिटरी एरिया, एरिया नंबर 22। यस, इट इज हेल्पिंग इन इंटरप्रिटेशन, ऑल्सो यू कैन से एनालिसिस ऑफ द हर्ड सॉन्ग। जैसे कि हम बाइक से जा रहे हैं, गाना गाते हुए जा रहे हैं, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। पीछे से गाड़ी आई, उसने हॉर्न दिया, आवाज आई, आपने सुना हॉर्न की आवाज, ये मशीन की आवाज है, मेल की आवाज है, फीमेल की आवाज है, इसकी डिस्टेंस कितनी है हमारे बॉडी से, यस, इसकी पिच क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, ये सारी चीजें हमारे ऑडिटरी पाथवे से कहां आई? एरिया नंबर 41 42। ओके, अगर इस एरिया में डैमेज हो जाए तो क्या होगा? लॉस ऑफ हियरिंग, यू कैन नॉट हियर। ओके सर, फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसके बाद इंपल्स कहां पहुंचता है? एरिया नंबर 22 में। और वहां जब ये साउंड आती तो हमको समझ में आता है, अरे ये ट्रक की आवाज है, अपने बाइक को बाजू में ले लो, अदरवाइज जिंदगी सुहानी नहीं रहेगी, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? आप क्या कर रहे हैं? उस आवाज को अपने पास्ट मेमोरी के साथ कोलेट कर रहे हैं कि ये बड़ा सा ट्रक है और अगर मैंने साइड नहीं दिया तो ये एक्सीडेंट कर देगा और हम इस दुनिया को अलविदा कह जाएंगे। तो ये इंटरप्रिटेशन कौन किया? एरिया नंबर 22। यस, दिस इज आवर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ द हर्ट साउंड, फंक्शन ऑफ द एरिया नंबर 22। अगर इस एरिया में डैमेज हो गया तो क्या होगा? आवाज तो सुनाई देगी, लेकिन फिर भी हम जिंदगी एक सफर है सुहाना करते हुए ट्रक को साइड नहीं देंगे और हैप्पी बर्थडे होने का फुल चांस रहेगा। गेटिंग द पॉइंट? तो अगर मान लो इसमें डैमेज हो गया तो हम इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहे, जिसको हम बोलते हैं ऑडिटरी एग्नोसिया। एमसीक्यू एमसीक्यू, गेटिंग द पॉइंट? ये हर एक पॉइंट एमसीक्यू है। अब हमने ऑप्थेल्मोलॉजी के बाद, मेडिसिन के बाद ईएनटी के साथ इंटीग्रेट किया। नाउ ट्राई टू कैच दिस पॉइंट। एक अपडेट आप सभी लोगों के लिए, दिस इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ अवर एरिया नंबर 22। यस, यहां पर कई सारे कंफ्यूजन हैं, लेकिन हम अपने हैरिसन के साथ चलते हैं। हम अपने ग्रेज एनाटॉमी में थोड़े फैक्ट अलग दिए हुए हैं, मैक्सिमम ऑथेंटिक बुक जैसे कि गैनोंग और हैरिसन जो कह रहे हैं हम उसको यहां पर फॉलो कर रहे हैं। दिस इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द अवर यस ऑडिटरी एरिया। इसे ही हम वर्निकेज
एरिया कहते हैं। दिस वर्निकेज एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटर स्पीच। यस सर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसरी स्पीच। ये क्या करती है सर? ये सेंसरी स्पीच का काम करती है। यानी कि अगर मान लो इस एरिया में डैमेज हो जाए तो आपको सेंसरी एफेजिया हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको लेकर के चलता हूं अपने स्पीच मैकेनिज्म में। याद रखेंगे फिजियोलॉजी में सबसे लास्ट चैप्टर सीएनएस का, यस, लर्निंग, मेमोरी, कंडीशनल रिफ्लेक्स एंड स्पीच। इस चैप्टर का नाम है हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल फंक्शन। यानी कि ब्रेन का सबसे बेस्ट फंक्शन कौन है? ये चार चीजें, और उसमें भी सबसे बेस्ट कौन है? स्पीच। यानी कि भगवान से अगर कुछ चीज मांगना है तो प्रीफ्रंटल लोब मांगना है। दूसरी चीज अगर आपको कोई मांगना है तो स्पीच एरिया, स्पेशली ये वर्निकेस स्पीच आपको मांगना है। गेटिंग द पॉइंट? जैसे कि मैंने आपको कहा पेन के ऊपर लेक्चर दो, ओके? मैंने आपको वो पेन नहीं दिखाया, पेन के बारे में कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ बोला पेन। पेन कहा मैंने तो स्पीच मैकेनिज्म चालू होती है। इंपल्स कहां आया? 41 42। यहां से कहां गया? एरिया नंबर 22। यहां से ये वर्निकेस स्पीच एरिया में गया, और अब आपके दिमाग ने वर्ड्स बनाने चालू किए पेन के बारे में। सर पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, ग्रीन पेन, ब्लैक पेन, रेनॉल्ड्स पेन, जेटर पेन, जितनी भी क्वालिटी आती है वो सब चीजें आप बोल सकते हैं। पेन सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर, रिफिल होता है, इसमें नीब होती है और इसमें ढक्कन होता है, ओके? तो ये जितनी भी चीजें आ रही है दिमाग में वो सारे वर्ड्स कहां बन रहे हैं? वर्निकेज एरिया में। अगर इस एरिया में डैमेज हो जाए तो मैंने पेन बोला या मैंने आपको पेन दिखाया, आप इस तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे जैसे समझ में ही नहीं आया। यानी कि अब आपका दिमाग वर्ड्स नहीं बना पाएगा। एग्री? अगली चीज, अब यहां से इंपल्स हमारे एरिया नंबर 39 40 में जाती है, जिसको स्पीच एसोसिएशन एरिया कहते हैं, और फिर एरिया नंबर 44 45 में जाती है। एरिया नंबर 44 और 45 ये आर्टिकुलेशन का काम करती है। तो ये इंपल्स भेजती है हमारे टंग, पैलेट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, इन सभी चीजों को। इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है और हम फिर ठीक तरीके से बोल पाते हैं। अगर मान लो डैमेज इस ब्रोकास एरिया में है तो उस सिचुएशन में सारे वर्ड्स तो बनेंगे, लेकिन इंपल्स हमारे एरिया नंबर 44 45 में नहीं पहुंच पाएगी। ओके? ओके? अगर इंपल्स पहुंची भी तो ये प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही, तो ये क्या करेगी? यस, ये स्पीच जब करेगी तो उस समय कुछ इस तरीके का सिचुएशन रहेगा। ये बोलेगा छोटा छतरी। आर यू गेटिंग? स्कैनिंग स्पीच। इसी तरीके का कुछ मिलता जुलता मैनिफेस्टेशन आपको मिलेगा, दैट इज अवर मोटर एफेजिया। और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये इंपल्स जो है हमारे, यस, स्पीच एसोसिएशन एरिया से होकर के जा रही है। यस सर, देयर इज द अवर स्पीच एसोसिएशन एरिया, एरिया नंबर 39। तो इस एरिया का भी एक काम है कि वो इंपल्स को वर्निकेस एरिया से होते हुए ब्रोकास एरिया में ले जा रही है। अगर इसमें डैमेज हो गया तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा और ये आदमी जनरली नाम भूल जाता है। जैसे कि हमारा मनीलाल भाई, डू यू रिमेंबर? ये कभी हमारे छोटा छतरी को छोटा छतरी, काजू कतरी, तालपत्री, इस तरीके से बार बार खुद का नाम मनीलाल, गनीलाल भूल जाता था। तो इसको हम क्या कहते हैं? यस, दिस इज अवर एनोमिनल एफेजिया। इस मूवी में आप सुनील शेट्टी का रोल देखेंगे, अन्ना एडा का रोल देखेंगे, तो वो भी अक्सर चीजों को भूल जाता था। अरे वो चीज रे जिसमें बैठ करके हम जाते हैं जो ऊपर में उड़ता है, तो कोई बोलता है कि पतंग, अरे पतंग नहीं रे जो ऊपर जाता है नीचे जाता है। तो कोई बोलता है लिफ्ट, अरे लिफ्ट नहीं रे ऊपर में उड़ता है। एरोप्लेन, हाँ हाँ एरोप्लेन, वो सब चीज याद रखता है उसके बारे में, लेकिन एरोप्लेन उस नाम को भूल जाता है। इसे हम कहते हैं ए नॉमिनल एफेजिया। सो यू विल सी दिस थिंग्स मोर डिटेल इन अ बेटर वे इन योर रिलेटेड सब्जेक्ट। लेकिन हाँ, आपको ये चीज समझ में आती कि ये इंटीग्रेशन का सब्जेक्ट है, स्पीच एफेजिया, तो यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। नाउ लुक हियर सर, दिस इज अवर पैराइटल लोब, और इस पैराइटल लोब में आपको नजर आएगा इंट्रा पैराइटल सल्कस। इसके ऊपर में सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल, जहां पर एरिया नंबर 5 और 7 नजर आते हैं। यस, और साथ में पोस्ट सेंट्रल सल्कस नजर आएगा, जहां पर एरिया नंबर 312 नजर आता है। रिमेंबर दिस एरिया नंबर 312, दिस इज अवर सेंसरी एरिया। अगर यहां पर डैमेज हुआ तो लॉस ऑफ सेंसेशन, यू कैन से एनेस्थेशिया। ये जो एरिया नंबर 5 और 7 है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइब्रेशन एंड स्टीरियोग्नोसिस सेंसेशन। तो याद रखेंगे कि सबसे पहले वाइब्रेशन सेंसेशन का लॉस होता है, एंड द लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंसेशन इज नोन एज पैलिनेस्थेशिया।
Okay, sir. So this is our top level MCQ from our INICET pattern. You can say NIMHANS exam pattern. Getting the point? Now we are going to look for the more things in this our, yes, occipital lobe. There is the our sulcus. This is our कैलकेराइन सल्कस, और इसकी चारों ओर जो आपको चांद के शेप में सल्कस नजर आता है, ये है हमारा ल्यूनेट सल्कस. रिमेंबर, दिस इज द पार्ट वेयर देयर इज लोकेशन ऑफ एरिया नंबर 17, और इसके चारों ओर आपको नजर आएगा एरिया नंबर 18 एंड 19. याद रखेंगे ऑप्थेल्मोलॉजी इंटीग्रेशन, दिस एरिया नंबर 17 इज नथिंग, दिस इज अवर प्राइमरी विजुअल area. Yes, sir, it is our primary visual area. 18 and 19, this is secondary visual area. Yes, प्राइमरी विजुअल एरिया का क्या काम है? सपोज आपके कमरे में लाइट है, आप उस लाइट को देखिए, तो उस लाइट में क्या क्या चीजें दिख रही है? साइज, शेप, कलर, इल्यूमिनेंसी, डिस्टेंस फ्रॉम द योर आईज, ये सारी चीजें कौन देखता है? हमारा एरिया नंबर 17. इंपल्स जो है वो रेटिना में आई, रेटिना से फिर यस इट इज मेकिंग द optic nerve, optic chiasma, optic tract, lateral geniculate body, then there is a optic radiation, and then एरिया नंबर 17 इंपल्स यहां आया. अगर इसमें डैमेज हो गया तो क्या होगा? सर डेफिनेटली देयर इज अ ब्लाइंडनेस, एनोपिया. एग्री? फिर उसके बाद इंपल्स जंप करता है, कहां पहुंचता है? सर इट इज रीचिंग टू द एरिया नंबर 18 एंड 19. ओके सर, अगर मान लो इस एरिया नंबर 18 19 में डैमेज हो तो क्या होगा? समझिए, आपने लाइट को देखा, इंपल्स पहुंचा एरिया नंबर 17 में, लेकिन फिर वो 18 19 पहुंचा, और 18 19 का क्या काम है? यस, इट विल कोरिलेट विद द पास्ट मेमोरी, कि आपने ऐसी चीज कहां देखी, कब देखी है, आपको याद आएगा अरे ये तो लाइट है, एंड यू कैन कोरिलेट विद द पास्ट मेमोरी. अगर इसमें डैमेज हो जाए, यू विल नॉट बी एबल टू कोरिलेट विद द पास्ट मेमोरी. दिस इज नोन एज यस विजुअल एग्नोसिया. जिस तरीके से आपने यहां पर ऑडिटरी एग्नोसिया कहा था, वैसे ही वहां पर विजुअल एग्नोसिया हो जाएगा. सिंपल, दिस इज योर ऑप्थेल्मोलॉजी. अगर इस पार्ट में डैमेज हो जाएगा तो आदमी देख तो सकता है लेकिन चीजों को पहचान नहीं सकता. सो दिस इज द पॉइंट रिगार्डिंग अवर सुप्रोलैटरल सरफेस. मोर थिंग्स यू विल इंटीग्रेट इन योर यस मेडिसिन. और एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो ऑक्सीपिटल लोब है, ये पोस्टी सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई होता है, यानी कि पोस्टी सेरेब्रल आर्टरी अगर गई तो विजुअल फंक्शन चला गया. यस, दिस एंटायर पोर्शन इज सप्लाइड विद द मिडिल सेरेब्रल आर्टरी. तो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी चली गई तो मोटर लॉस, सेंसरी लॉस, और उसके साथ में ये स्पीच एरिया चला गया, मतलब एफेजिया होगा. जबकि मीडियल सरफेस ऑफ द ब्रेन जो होता है वो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी से सप्लाई होता है. तो चलिए मीडियल सरफेस ऑफ द ब्रेन को हम ऑब्जर्व करते हैं. See here, sir, this is our frontal lobe and this is the temporal lobe. Correct, sir. We are looking the medial surface. कैसे समझ में आएगा कि ये medial surface है? Sir, there is our corpus callosum. Yes, this is our corpus callosum. Yes, कॉर्पस क्लोजम के ठीक नीचे मैंने आपको रूल बताया है कि यहां पर एक थिन सेप्टा नजर आएगी. दिस इज अवर सेप्टम पेलुसिडम, और इसके नीचे आपको नजर आएगी फॉर्निक्स. गेटिंग द पॉइंट? ओके, तो कभी भी अगर ये तीन चीजें नजर आ जाती है तो आप क्या कहेंगे? सर दिस इज द सी and here is the S and this is the F. Sir, this is our medial surface. C for corpus callosum, S for septum pellucidum, F for fornix. Agree, sir. Now catch this point कि हमारे medial surface के टॉप में आपको एक लोब्यूल मिलेगा, आपको एक सर्कस मिलेगा जो मीडियल सरफेस के अंदर आ रहा है. ये चीजें मिल गई मतलब मीडियल सरफेस है. ओके सर, तो इसके आगे सेंसरी एरिया था, इसके पीछे मोटर एरिया था. ये जो पार्ट है हमारे सेंट्रल सर्कस के सराउंडिंग में है, इसलिए इसको हम कहते हैं सर दिस इज अवर पैरा सेंट्रल यस लोब्यूल. बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर, दिस इज अवर पैरा सेंट्रल लोब्यूल. गेटिंग द पॉइंट? ओके, समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो पैरा सेंट्रल लोब्यूल है सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल ब्रॉडमैन एरिया है. याद रखेंगे बहुत सारे सिम्टम्स मिलेंगे. दिस एरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ bowel activity, bladder activity, as well as the genital function. यानी कि अगर इस पैरासेंट्रल लोब्यूल में डैमेज हो गया तो एबनॉर्मल बाउल एक्टिविटी मींस पेशेंट विल डू डेफिकेशन ऑन द बेड, पेशेंट विल डू यूरिनेशन ऑन द बेड, and there is the abnormal genital activity means loss of yes erectile function means genital or penile
ऑल्सो यू कैन से क्लाइटोरिस इरेक्शन लॉस। तो जब भी ये चीजें किसी पेशेंट में मिलती है तो समझ जाइए कि मीडियल सरफेस का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। और आप सभी के नॉलेज के लिए दिस मीडियल सरफेस इज सप्लाइड बाय द एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो आपको एंजियोग्राफी दिया जाएगा, एंजियोग्राफी देखने की जरूरत ही नहीं है, रेडियोलॉजी देखने की जरूरत ही नहीं है, एनाटॉमी आपको लगाना है। आप आसानी से बता सकते हैं भाई मीडियल सरफेस की चीजें गई है, इसलिए आपका कौन सा आर्टरी में ब्लॉकेज है, रप्चर है, आंसर है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। आपका क्वेश्चन आया हुआ है कॉर्पस कैलोसम इज सप्लाइड बाय एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, सेप्टम पैलोसोडम इज सप्लाइड बाय एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, और आईएनआईसीटी नीट पीजी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन फॉरनिक्स, इसकी ब्लड सप्लाई भी आया हुआ है। आपका आंसर है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, जो नदी जहां रहती है, जहां बहती है, उस एरिया को सप्लाई करती है। बहुत ही सारे हमने टॉप लेवल के एमसीक्यू यहां पर कवर किए। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फोकस एरियाज फॉर एग्जाम। यस, फंक्शनल एरिया ऑफ द ब्रेन। बेटा ये चीज अगर नहीं आ रही है तो हम एमबीबीएस डॉक्टर बन ही नहीं सकते। हो सकता है कि डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन ना आए, लेकिन मेडिसिन, सर्जरी, आपका ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, किसी ना किसी मेडिकल साइंस से रिलेट करके तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ऑल योर 200 और 300 जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब कहां से आते हैं, बेसिक में आपका एनाटॉमी छुपा हुआ है। ओके, सो यू हैव टू नो द एनाटॉमी, साथ में उसको इंटीग्रेट करना है फिजियोलॉजी के साथ, और उसको इंटीग्रेट करना है हमारे मेडिसिन के साथ। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द रिवीजन कैप्सूल्स एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सेंसरी स्पीच एरिया, सर दिस इज वर्निकेज एरिया, द बेस्ट आंसर इज एरिया नंबर 22। ऑडिटोसाइकिक एरिया का ही पोस्टीरियर पार्ट जो है, यस, हमारे एरिया नंबर 22 का जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट है वही वर्निकेज एरिया है। डोंट put any kind of the controversy, follow the Ganong, follow the medicine at this part. Yes, motor speech area, your answer is, that is, yes, you can say the motor speech area is our area number 44 and 45. Broca's area. Sensory area is area number 312. Motor area is our area number 4. Frontal eye field area मैंने आंख का शेप बनाया था, area number 8. Loss of vibration sensation, that is our palanesthesia. Yes, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए अलग से हमने इसको हाईलाइट किया। दिस इज द लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंसेशन ड्यू टू द डैमेज इन द एरिया नंबर 5 एंड 7 एंड फर्स्ट सेंसेशन लॉस्ट इन सेनाइल एज। आपका आंसर है वाइब्रेशन सेंसेशन। आप याद रख सकते हैं कि जब आदमी बूढ़ा होता है तो खुद हिलने लग जाता है, ट्रेमर हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप ट्यूनिक फोर्क उसके हाथ में पकड़ा दोगे और पूछोगे कि ट्यूनिक फोर्क हिल रहा है कि नहीं, तो वो आदमी बोलेगा अरे बेटा मैं तो खुद हिल रहा हूं, कैसे बताऊं कि ये ट्यूनिक फोर्क हिल रहा है कि नहीं। ओके, सो जस्ट वन फनी थिंग, ओके, वाइब्रेशन सेंसेशन इज lost earliest in the old age. Okay sir, now NEET 2018 DNB June pattern 2018 ब्रोकाज एरिया कहां लोकेटेड था सर? एरिया नंबर 44 एंड द 45, ये हमारे इंफीरियर फ्रंटल गायरस में था। यस सर, फ्रंटल लोब में नीचे की तरफ। नेक्स्ट, एट द लास्ट the motivating lines for all of you from our Batman sir, when we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves। तो याद रखिए कि कई बार ऐसे सिचुएशन होते हैं कि हम परिस्थितियों को चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें खुद को चेंज करना है और उन परिस्थितियों के अनुकूल हो जाना है। याद रखिए कि इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन था? डायनासोर, लेकिन वो भी बच नहीं सके। यस, जो अडॉप्ट करेगा वो सरवाइव करेगा। अवर डार्विन लॉ इज फिट एवरीवेयर। एग्जाम का पैटर्न जब भी बदलता है तो टेंशन मत लीजिए। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। जैसा पैटर्न बदला है उस हिसाब से आपको चेंज होना है। सो आवर टीम इज विथ यू फॉर दिस ऑल द गाइडेंस, और हमारा काम है चीजों को इंटरेस्टिंग बनाना। बाकी का रास्ता तो आप खुद ऐसे ही तय कर लेंगे। सोचिए, समझिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।